हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के साइंस के तीसरा जो चैप्टर है धातु और अधातु, ठीक है, धातु एवं अधातु, उस चैप्टर से जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उसको आज इस वीडियो में, एक ही वीडियो में हम इसको कवर करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन हम इसमें बता रहे हैं वो है ऑब्जेक्टिव टाइप का, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप के कुछ क्वेश्चंस इसमें लिए गए हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आएगा बोर्ड एग्जाम में वो आपका 1 अंक का आएगा, ठीक है। तो एक एक अंक से आप अच्छे अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं, ठीक है, अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? अम्ल से हाइड्रोजन हटाने वाला धातु है, ठीक है। तो अम्ल से हाइड्रोजन हटाने वाला धातु कौन सा हो सकता है? जो सक्रियता श्रेणी में अगर आप देखोगे तो हाइड्रोजन से ऊपर जो भी एलिमेंट हैं वो अम्ल से रिएक्शन करके क्या करते हैं, हाइड्रोजन को उससे विस्थापित कर देते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन का सही हो जाएगा, ठीक है। जेड एन हाइड्रोजन से ऊपर होता है सक्रियता श्रेणी में, ठीक है। तो सक्रियता श्रेणी की विशेषता क्या होती है कि जो उसमें हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन से ऊपर जो भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो अम्ल से रिएक्शन करके अम्ल में से जो हाइड्रोजन रहता है, ठीक है, यच को क्या करते हैं, विस्थापित कर देते हैं, ठीक है। तो जेड होता है उसका आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है? अधातु है, ठीक है। अधातु क्या होते हैं? जो अपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पोटेशियम क्या है? पोटेशियम मेटल होता है क्योंकि इसके पास में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। फ्लोरीन आएगा, फ्लोरीन, ठीक है, बी ऑप्शन, क्योंकि फ्लोरीन का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हो तो उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में लास्ट वाली कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, कमी होती है, ठीक है। तो फ्लोरीन एक अधातु है। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी धातु जल के साथ सामान्य ताप पर अभिक्रिया करती है या क्रिया करती है, ठीक है। आपका ऑप्शन है कॉपर, सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सोडियम एक क्षार धातु है जो सामान्य ताप पर जल के साथ रिएक्शन करती है, ठीक है। चौथा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो है कौन सा तत्व धात्विक है? तो धात्विक तत्व क्या होते हैं? वो उनके पास में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, ठीक है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का जो त्याग करते हैं वो क्या कहलाते हैं, धात्विक कहलाते हैं या धातु कहलाते हैं, ठीक है। तो आपका 4 ऑप्शन है फास्फोरस, हीलियम, लिथियम, सल्फर, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लिथियम, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनों का क्या करते हैं, त्याग करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है, ठीक है। कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है? तो आपका ऑप्शन क्या है इसमें? मैग्नीशियम, Fe, आयरन और कॉपर, जिंक, ठीक है। तो आपका ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा सी, क्योंकि ये हाइड्रोजन से नीचे स्थित होती है ना सक्रियता श्रेणी में, और इसकी विशेषता क्या होती है कि हाइड्रोजन से नीचे जो भी एलिमेंट है वो अम्ल से रिएक्शन करके उससे हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर सकते, क्योंकि ये हाइड्रोजन से नीचे स्थित होते हैं। हाइड्रोजन से ऊपर जो भी एलिमेंट होंगे वो अम्ल से यानी एसिड से रिएक्शन करके उसमें हाइड्रोजन को क्या करते हैं, विस्थापित करते हैं। आपका क्वेश्चन है 6वां नंबर, उपधातु नहीं पीतल क्या है, ठीक है। तो पीतल क्या है? आपका 4 ऑप्शन इसमें दिया गया है, उपधातु, मिश्र धातु और यौगिक, और डी ऑप्शन है विषमांगी मिश्रण, ठीक है। तो पीतल क्या होता है? पीतल होता है मिश्र धातु, यानी जब दो धातुओं को आपस में मिलाया जाता है और एक नया धातु बनाया जाता है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न टाइप 1 में आपका पूछा जाएगा 2 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। तो लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको अच्छे से तैयार करना है। देखिए इस चैप्टर में जो भी, इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन हम, चाहे ऑब्जेक्टिव हो या लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, कुछ भी क्वेश्चन जो इसमें हम बता रहे हैं इसको आपको ज़रूर ही पढ़ के एग्जाम में जाना है, ठीक है।
इससे आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर भी कर पाएंगे और आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हमारी तैयारी अच्छी से हुई है। ठीक है, अब आपको इसको ज़रूर ही पढ़ना है जो भी क्वेश्चन है। ठीक है, बाद में आप अगर पढ़ना चाहें तो अपने बुक्स से जो भी क्वेश्चन आप समझ रहे हो बोर्ड से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट, उसको आप खुद से घर पे पढ़ लें। बाकी इस वीडियो में जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो बोर्ड में बार बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो आपको ज़रूर पढ़ना है। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। अयस्क क्या है? कॉपर के दो प्रमुख अयस्कों के नाम और सूत्र लिखिए। अयस्क क्या है, पहले इसको समझते हैं। ठीक है, तो अयस्क वे खनिज होते हैं जिनसे हम धातु को प्राप्त कर सकते हैं बहुत ही कम खर्च में और सरलता से। ठीक है, तो कहने का मतलब प्रकृति में पाए जाने वाले जिन खनिज पदार्थों में पर्याप्त मात्रा में क्या होती हो, धातु होती हो। ठीक है, तथा जिनसे हम धातुओं को सरलता से एवं कम खर्च में प्राप्त कर सकते हो, उन्हें अयस्क कहते हैं। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। अयस्क क्या होता है? अयस्क एक खनिज होते हैं, उन खनिज को हम बोल सकते हैं जिनसे हम धातु का निष्कर्षण बहुत ही कम खर्च में और सरलता से कर सकते हैं, उन्हें अयस्क कहते हैं। ठीक है, कॉपर के दो महत्वपूर्ण अयस्क क्या हैं, ये आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, पढ़ लेना है कि कॉपर के दो प्रमुख अयस्क क्या हैं। ठीक है, सल्फाइड अयस्क की बात करें तो सल्फाइड अयस्क में आपका आएगा कॉपर पाराइड। ठीक है, कॉपर पाराइड एक कॉपर का महत्वपूर्ण अयस्क है, CuFeS2। ठीक है, कॉपर पायराइट इसको बोलते हैं। दूसरा जो अयस्क है ऑक्साइड अयस्क है। ठीक है, जिसको बोलते हैं क्यूप्राइट और फार्मूला हो जाएगा इसका Cu2O। अगला क्वेश्चन क्या है? भर्जन एवं निस्तापन को उदाहरण द्वारा समझाइए। ठीक है, भर्जन और निस्तापन को बताना है। ठीक है, कि भर्जन क्या होता है और निस्तापन क्या होता है। ठीक है, एक एक उदाहरण दे करके बताना है। पहले भर्जन को समझते हैं, भर्जन क्या होता है। तो जो सल्फाइड अयस्क होते हैं ना, सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में, ठीक है, वायु की उपस्थिति में क्या करना है, गलनांक पॉइंट से, गलनांक बिंदु से निम्न ताप यानी कम ताप पर उसको क्या करना है, गर्म करना है। गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित करने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, भर्जन कहते हैं। जैसे उदाहरण में आप रिएक्शन को जो देखेंगे, रिएक्शन को देख करके आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि भर्जन क्या होता है, भर्जन की प्रक्रिया क्या होती है। ठीक है, तो सल्फाइड अयस्क यहाँ पे कौन हो गया, जिंक सल्फाइड ZnS। ठीक है, सॉलिड अवस्था में उसको क्या करना है, वायु की उपस्थिति यानी O2 की उपस्थिति में रिएक्शन कराना है। कहने का मतलब गर्म करना है। ठीक है, और गर्म कैसे करना है, गलनांक बिंदु से कम ताप पर। ठीक है, यानी जितना उसका गलनांक हो, यानी जिस पॉइंट पे वो क्या हो, गल जाए। ठीक है, उससे नीचे ही हमें ये क्रिया को करना है। ठीक है, उससे निम्न ताप पर गर्म करके ऑक्साइड में, देखिए ऑक्साइड में परिवर्तित हो रहा है ना, ZnO, जिंक ऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो गैस के रूप में बाहर निकलती है। ठीक है, क्या बच जाता है, जिंक ऑक्साइड बच जाता है। ठीक है, ऑक्साइड बोलते हैं इसको, धातु ऑक्साइड भी इसको बोल सकते हैं, क्योंकि Zn क्या है, मेटल है। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ में जुड़ा हुआ है, तो जिंक ऑक्साइड। ठीक है, अगला देखते हैं निस्तापन क्या होता है। निस्तापन में देखिए वायु की अनुपस्थिति में, इसमें हम लोग वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं गलनांक पॉइंट से नीचे और ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं, भर्जन कहलाता है। ठीक है, और निस्तापन वायु की अनुपस्थिति में, इसमें वायु की अनुपस्थिति होनी चाहिए, वायु नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसकी अनुपस्थिति होनी चाहिए। में सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक से नीचे, इसमें भी क्या करना है, हमें गलनांक पॉइंट से नीचे ताप पर, परंतु उच्च ताप पर। ठीक है, गलनांक से कम ही रहे लेकिन उच्च ताप पर गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तन करने की क्रिया को निस्तापन कहते हैं। जैसे जिंक कार्बोनेट ZnCO3 सॉलिड अवस्था में है, इसको अगर गर्म करते हैं तो क्या बनता है, जिंक ऑक्साइड। यहाँ पे भी बन रहा है ना, तो ऑक्साइड में ये परिवर्तित हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या हो रही है, बाहर निकल रही है। ठीक है, तो जिंक ऑक्साइड में ये परिवर्तित हो गया और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निस्तापन कहते हैं। ठीक है ना, तो आ गया ना समझ में। निस्तापन क्या है, वायु की अनुपस्थिति में, और इसमें क्या करना है, वायु की उपस्थिति में। ठीक है, भर्जन में वायु की उपस्थिति में हमको गर्म करके गलनांक पॉइंट से नीचे गर्म करके उसको क्या करना है, ऑक्साइड में परिवर्तित करना है, और ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाएगी, भर्जन कहलाएगी। ठीक है, रिएक्शन को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। फिर देखते हैं निस्तापन। निस्तापन क्या, वायु की उपस्थिति में गर्म करना है। ठीक है,
वायु की अनुपस्थिति में वायु की अनुपस्थिति में सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक से नीचे ताप पर गर्म करके जिंक ऑक्साइड में परिवर्तन कर देने को ही क्या कहते हैं? निस्तापन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है विद्युत रासायनिक श्रेणी के कोई दो उपयोग लिखिए। ठीक है, तो विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में तो पता ही होगा। विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है? ऐसे श्रेणी होती है जिसमें हम एलिमेंट को, तत्वों को उनकी क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में रखते हैं, तो जो श्रेणी प्राप्त होती है वो विद्युत रासायनिक श्रेणी कहलाती है, या सक्रियता श्रेणी भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो सक्रियता श्रेणी में जो हाइड्रोजन होता है ना, ठीक है, हाइड्रोजन से जो भी ऊपर मेटल होते हैं वे क्या करते हैं? तनु अम्ल से रिएक्शन करके हाइड्रोजन विस्थापित करते हैं। कहने का मतलब सक्रियता श्रेणी में जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर स्थित होती हैं वह तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। इनमें से क्या हो सकता है? इनमें से हाइड्रोजन गैस विस्थापित होगी। हाइड्रोजन से ऊपर जो मेटल होते हैं जैसे कि जिंक क्या करता है? HCl से रिएक्शन करके हाइड्रोजन को विस्थापित करके जिंक क्लोराइड का निर्माण करता है और हाइड्रोजन गैस क्या होती है? बाहर निकलती है, प्रोड्यूस होती है। ठीक है, दूसरा, इस श्रेणी में अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके लवण के विलयन से क्या कर देती है? विस्थापित कर देती है। ये दूसरा उपयोग है इस श्रेणी का। ठीक है, कि श्रेणी में जो भी अधिक क्रियाशील धातु होते हैं, सबसे ऊपर टॉप पे जो, जैसे कि पोटेशियम भी एक क्या है? सक्रिय धातु है। ठीक है, तो ऐसी धातुएं कम क्रियाशील धातु को उसके जो लवण के विलयन होते हैं उनमें से क्या कर देती है? उसको विस्थापित कर देती है। लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि टाइप 2 है, जिससे पूछा जाने वाला है 4 अंक का क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं, ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर का। विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से धातुओं द्वारा अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित करने की क्षमता किस प्रकार ज्ञात करते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ठीक है, देखते हैं इसको। विद्युत रासायनिक श्रेणी सक्रियता में धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर स्थित होती हैं। ठीक है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर स्थित होती हैं वो से हाइड्रोजन स्थापित कर, बार बार पीछे हम पढ़ चुके हैं ये बात। ठीक है, कि हाइड्रोजन से ऊपर जो भी एलिमेंट होते हैं यानी जो भी मेटल होते हैं वो एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, वे अम्ल से हाइड्रोजन गैस स्थापित करते हैं तथा श्रेणी में धातु का स्थान जितना ऊपर होता है उसको अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापन करने की क्षमता भी क्या होती है? उतनी ही अधिक होती है जितना वो टॉप पे स्थित होते हैं। जितना ऊपर स्थित होंगे उनकी क्रियाशीलता उतनी अधिक, और उतना ही क्या करेंगे? उनको हाइड्रोजन को उसके अम्ल से क्या करेंगे? विस्थापित करेंगे। ठीक है, और उसकी क्षमता भी उतनी ही अधिक होगी। ठीक है, जहां उसका स्थान जितना ही ऊपर होगा। अतः विद्युत रासायनिक श्रेणी धातुएं और अधातुओं की क्रियाशीलता का निर्धारण करती हैं। ठीक है, उदाहरण एक देखते हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी में सोडियम व पोटेशियम हाइड्रोजन से सबसे ऊपर स्थित हैं। ठीक है, आप सक्रियता श्रेणी को देखेंगे तो उसमें जो भी एलिमेंट हैं, जो मेटल हैं, सोडियम व पोटेशियम, वो हाइड्रोजन से सबसे ऊपर स्थित होंगे, आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, अतः ये दोनों ही अम्ल से रिएक्शन करके क्या करते हैं? हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करते हैं। लेकिन कॉपर, सोना जैसी धातुएं जो नीचे स्थित होती हैं हाइड्रोजन से, ठीक है, हाइड्रोजन से जो नीचे स्थित होती हैं वे कौन कौन से एलिमेंट हैं? कॉपर, सोना, ये सब। ठीक है, ये अम्ल से हाइड्रोजन गैस को विस्थापित नहीं कर पाती हैं। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको हम बता दिए। इसको अच्छे से तैयार करना है तुम लोगों को।
लघुत्तरीय टाइप 2 का 4 नंबर जो पूछे जाने वाला है उसका दूसरा क्वेश्चन हम बता रहे हैं। अयस्क में व खनिज में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पढ़ लेते हैं। खनिज और अयस्क में क्या अंतर है। ठीक है, खनिज का पहला पॉइंट हम लोग समझते हैं कि खनिज होता क्या है, इसको पहले समझ लेते हैं। तो भूपर्पटी, ठीक है, जो ज़मीन के अंदर जो भी धातुएं पाई जाती हैं, जिन यौगिक के रूप में पाई जाती हैं, ठीक है, उन्हें ही क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। यानी ज़मीन के अंदर जो धातुएं पाई जाती हैं, जिस अवस्था में जिस यौगिक के रूप में पाई जाती हैं, उनको क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। वही अयस्क क्या होता है, अयस्क जैसे हम उस खनिज को बोल सकते हैं अयस्क जिसमें से क्या हो, धातु की अधिक मात्रा तो हो, ठीक है, और उसमें क्या हो सकता है कि धातु को आसानी से और कम खर्च में प्राप्त किया जा सके। ठीक है, उसे ही क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। ये पहला पॉइंट था इसका। दूसरा पॉइंट देखते हैं, सभी अयस्क खनिज होते हैं। ठीक है, सभी अयस्क क्या होते हैं, खनिज होते हैं, जबकि अयस्क जो होते हैं सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। ठीक है, सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते। ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसे खनिज हो सकते हैं जिसमें से धातु की अधिक मात्रा ना मिले, जिसमें हम उनको आसानी से कम खर्च में अलग ना कर सकें उस धातु को। ठीक है, तो इस तरह से हम सभी खनिज को अयस्क नहीं बोल सकते, अयस्क उन्हें ही बोलेंगे जिन खनिज से धातु की अधिक मात्रा मिले और कम खर्च में आसानी से उसको हम पा सकें, निकाल सकें, प्राप्त कर सकें। ठीक है, तीसरा पॉइंट, सभी खनिज को धातु निष्कर्षण के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, जैसे कि कॉपर, पायराइट, CuFeS2 इसका फार्मूला होता है। वहीं अयस्क जो होता है सभी अयस्कों को धातु निष्कर्षण के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है, जैसे कि हॉर्न, सिल्वर, AgCl। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को देखते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हम एक प्रश्न इसमें लिए हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, रासायनिक गुणधर्म के आधार पर धातुओं और अधातुओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, जो हमारे मेटल होते हैं और नॉन मेटल होते हैं उनमें फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी उसकी, यानी रासायनिक गुणधर्म क्या होगा, इसको आप बुक से अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। इससे पहले अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चैनल के लिंक को, वीडियो के लिंक को अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।